Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajawal Arshad and today we are going to discuss regeneration. बेसिकली रीजनरेशन के जो दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है इसको, एक तो है रीजनरेशन 1 जिसमें हम इसका डिटेल में एपीमॉर्फियोसिस को डिस्कस कर लेंगे और दूसरा मॉर्फल एक्सिस को फिर हम देख लेंगे और फिर कंपनसेटरी को, यानी स्टेप वाइज हम चलेंगे। बेसिकली हम देख लेते हैं कि पहले रीजनरेशन होती क्या है। रीजनरेशन को अगर आसान वर्डिंग में अगर देखना चाहें तो क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का जब कोई ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपना पार्ट को लूज़ करते हैं ना तो वो उसे रीग्रो कर लेते हैं। कोई ऑर्गन लूज़ करते हैं तो उसे रीग्रो कर लेते हैं। जैसे आपने स्टार फिश में देखा होगा, उसकी अगर एक बाजू कट भी जाए तो वो उसे रीग्रो कर लेती है, उसे कहते हैं रीजनरेशन। तो अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो क्या है, द रीएक्टिवेशन और री इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो री इनिशिएट हो जाता है उस पार्ट में जहाँ पे रीजनरेशन की ज़रूरत है, यानी जो लॉस्ट पार्ट है वहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो दोबारा से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। एडल्ट स्टेट टू रीस्टोर मिसिंग ऑर्गन, जो आपका ऑर्गन मिस हो गया ऑर्गेनिज्म का, उसको रीस्टोर करने के लिए डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसे हम क्या कह देते हैं, रीजनरेशन। सिंपल वर्ड में एक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस टू रीस्टोर मिसिंग ऑर्गन, सिंपल। अब इसकी अगर हम देखें तो चार टाइप्स हैं। स्टेम सेल मीडिएटेड हमें ह्यूमंस में भी पाई जाती है, नॉट एक्चुअल टाइप ऑफ रीजनरेशन बट लाए करता है इसी में। एक्चुअल टाइप क्यों नहीं है, क्योंकि हम अपनी बॉडी में देखें तो रेड ब्लड सेल्स देखें कि आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब पुराने जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। तो ये इसी तरह की कुछ स्टेम सेल मीडिएटेड, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल का बनना बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। तो ये तो नॉट अथेंटिक टाइप ऑफ रीजनरेशन। दूसरा आ जाता है एपीमॉर्फियोसिस। एपीमॉर्फियोसिस में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो पहले डी डिफरेंशिएट होते हैं। डी डिफरेंशिएट होने के बाद ब्लास्टीमा फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टीमा फॉर्मेशन के बाद मतलब आगे फर्दर एक स्टेप है, फर्दर प्रोसेस होता है, तो फिर एपीमॉर्फियोसिस का इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉर्फल एक्सिस क्या है, रीपैटर्निंग ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। और कंपनसेटरी क्या है कि जैसे हमारे लीवर के कुछ सेल्स हैं, किसी भी ऑर्गन के कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो वो दोबारा से बन जाते हैं। जैसे हमारे लीवर में, ह्यूमन लीवर में ये एग्जांपल देखी जाती है कि जब उसके कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो दोबारा से उनको कंपनसेट कर लेता है, नया बना लेता है, रीस्टोर कर लेता है। इसे हम कंपनसेटरी रीजनरेशन का नाम देते हैं। तो अब हम चलते हैं एपीमॉर्फियोसिस की तरफ। पहले बताया मैंने कि स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन नॉट ओरिजिनल टाइप ऑफ रीजनरेशन, वो असल सही रीजनरेशन नहीं उसमें होती। मैमल्स में रीजनरेशन क्यों नहीं होती, उसकी एक और वजह ये भी है कि नॉर्मल रीजनरेशन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है तो उसकी एपिडर्मस इन्वॉल्व होती है, लेकिन मैमल्स के केस में एंडोडर्मस की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। उसकी डर्मिस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, डर्मिस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रीजनरेशन जो है ना वो पाई नहीं जाती मैमल्स में। अब हम देख लेते हैं कि एपीमॉर्फियोसिस क्या है। एपीमॉर्फियोसिस सबसे पहले डेफिनेशन देख लें, द डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। इसमें सबसे पहले क्या होंगे, डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होंगे वो डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन का तो पता होगा कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल को उसकी फेट मिल जाती है कि भाई इस स्टेम सेल ने बनना है नर्वस सेल, इस सेल ने बनना है मस्कुलर सेल, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे क्या होनी है, डी डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एक दफ़ा खो देंगे। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं यानी मस्कुलर सेल होंगे या नर्वस सेल होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। आइडेंटिटी को खोने के बाद क्या होगा, वो एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बना देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि दोबारा उनकी प्रोलिफरेशन होगी और फिर वो दोबारा से नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जब हम एग्जांपल से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इसके ना 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। 3 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मा क्लॉटिंग। ये आपने याद रखने हैं इसके 3 स्टेप। प्लाज्मा क्लॉटिंग, वूंड एक्टोडर्म फॉर्मेशन, ठीक है जी, वूंड एक्टोडर्म फॉर्मेशन, और तीसरा है जी ब्लास्टीमा फॉर्मेशन। ये 3 स्टेप्स हैं जी जिनको हम सब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक लिम्ब है, ठीक है, ये एक लिम्ब है, इसमें इसका यहाँ से ना ये कट गया। लेट्स सपोज यहाँ से ये कट हो गया ऐसे, ठीक है। तो इसके हम सबसे पहले यहाँ पे होगी एपिडर्मस, ये बाहर वाली, ये एपिडर्मस होगी। इसके नीचे होगी डर्मिस, इसके नीचे क्या होंगे ये वाले, ये आपके होंगे मस्कुलर सेल, मसल सेल्स,
इसके नीचे एक और लेयर हम कह देते हैं ये कार्टिलेजियस सेल होंगे, कार्टिलेजियस सेल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब कट लगा तो सबसे पहला प्लाज्मा क्लॉटिंग होगी, यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की, प्लाज्मा की यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। क्लॉटिंग के बाद जो दूसरा काम होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वही 4 किस्म के सेल्स आ जाएंगे। दूसरा स्टेप है वूंड एक्टोडर्म, तो यहाँ पे एक एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी, वूंड एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरा काम क्या होगा कि इस एक्टोडर्म की फॉर्मेशन के बाद, वूंड एक्टोडर्म की फॉर्मेशन के बाद ये अपनी थिकनेस इंक्रीज करेगी। जैसे ही ये थिकनेस इंक्रीज करेगी तो हमें पता है ये मसल सेल्स, लेट्स सपोज ये कार्टिलेजियस सेल हैं, ये मसल सेल हैं। तो अब मैंने क्या बताया था, द डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल, ये डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी कि ये मसल सेल है, ये कार्टिलेजियस सेल है, इनको फेट मिली हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो सेल्स होंगे ये डी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। डी डिफ्रेंशिएट मतलब अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये आइडेंटिटी को खोएंगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बना देंगे, ठीक है जी। देखें जी, अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बन गया, हमने यहाँ पे जो देखा ये अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बन गया। कब, जब आपकी वूंड एक्टोडर्म की थिकनेस बढ़ी, वूंड एक्टोडर्म की थिकनेस के बाद ये जो सेल्स थे कार्टिलेजियस और मसल सेल, ये इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी थी वो खो दी। आइडेंटिटी खोने के बाद उन्होंने एक अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनाया। इस अनडिफ्रेंशिएटेड मैस ऑफ सेल को कहते हैं ब्लास्टीमा। क्या कहते हैं जी, ब्लास्टीमा, यानी कि हमारे पास ब्लास्टीमा फॉर्मेशन होगी। ये अब दोनों डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, तो इन्हें ये भी कहते हैं कि ये एक हेट्रोजीनियस सेल्स हैं, हेट्रोजीनियस सेल। और दूसरा इनका नाम क्या है, ब्लास्टीमा। तो समझ आ गई ब्लास्टीमा की कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे ये डी डिफरेंशिएट हुए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खोई और क्या बना दिए, अनडिफरेंशिएटेड सेल बना दिए, और उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टीमा फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब ब्लास्टीमा फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक सेल, ये देखें जी, यहाँ पे जब थिकनेस इंक्रीज़ हुई थी ना, तो यहाँ पे बन जाएंगे एपिकल एक्टोडर्म डर्मल कैप। ठीक है जी। ये एपिकल एक्टोडर्म का काम क्या है कि इन सेल्स की प्रोलिफरेशन के लिए, जो ब्लास्टीमा के सेल्स बने हैं इन्होंने अब डिवाइड होना है, इन्होंने ज़्यादा अपनी तादाद को बढ़ाना है, तो इन सेल्स की प्रोलिफरेशन के लिए यहाँ पे जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप है ये एक ग्रोथ ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है। उस ग्रेडियंट को हम कहते हैं जी FGF। ठीक है जी। ये ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, ये जो ग्रेडियंट है ये इन सेल्स की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है जी। इसको हम कह देते हैं कि इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टीमा। ब्लास्टीमा की जो प्रोलिफरेशन है वो कौन करवाता है, FGF ग्रोथ फैक्टर। अब यहाँ पे जब एक FGF ग्रोथ फैक्टर है और दूसरा एक और यहाँ पे ज़ाहिरी बात है मसल सेल्स हैं, कार्टिलेजियस सेल्स हैं, तो यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं कहता हूँ नर्व्स भी प्रेजेंट है। ये जो नर्व्स है ना ये एक और ग्रेडियंट प्रोवाइड करती हैं, उसे कहते हैं नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। ये नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट भी किस में हेल्प करता है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टीमा सेल्स। ठीक है जी। तो नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट और FGF ग्रोथ फैक्टर ये दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, इंक्रीज द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टीमा। अब क्या FGF कहाँ से मिलता है, ये एपिकल एक्टोडर्मल कैप से मिलता है, और NAG कहाँ से मिलता है, यहाँ पे जो नर्व्स होंगी वो देंगी NAG मतलब नर्व एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। तो ये यहाँ पे इसका काम भी क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टीमा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे जो नर्व्स हैं इनको रिमूव कर दिया जाए तो क्या रीजनरेशन होगी, अगर होगी या नहीं होगी तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि पोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब रीजनरेशन। इससे पहले ये कुछ एक्सिस की बात कर लेते हैं कि जैसे ये मेरा हैंड है, तो ये वाली जो साइड है ये मेरे कंधे वाली, ये डिस्टल, ये वाली जो साइड है ये प्रॉक्सिमल। ठीक है। इसकी ऊपर वाली साइड डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल, और ये जो थंब वाला रीजन है ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इस तरह से।
तो अब हम देख लेते हैं बात को आगे। उसी तरह हमने देखा कि ब्लड प्लाज्मा क्लॉटिंग हुई, वूंड एक्टोडर्म बनी, वूंड एक्टोडर्म के बाद FGF फैक्टर बना, ब्लास्टीमा फॉर्मेशन हुई, FGF फैक्टर ने प्रोलिफरेशन करवाई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि FGF फैक्टर और NAG के अलावा एक और यहाँ पे रेटिनोइक एसिड, ये भी ग्रोथ फैक्टर ही है एक किस्म का, रेटिनोइक एसिड बनता है। ये कौन बनवाता है? ये भी आपकी एपिकल एक्टोडर्मल कैप, ठीक है जी। एपिकल एक्टोडर्मल कैप जो है ये बनवाती है रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड का काम क्या होता है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन को ना एक्सप्रेस करवाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन को जब एक्सप्रेस करवाता है ब्लास्टीमा में, तो फिर एक्सिस फॉर्मेशन होती है, एक्सिस बन जाते हैं डिफरेंट, ठीक है जी। कौन कौन सी प्रोटीन? SHH यानी सोनिक हेजहॉग प्रोटीन, वॉन्ट 7-8, होक्स डी और होक्स ए प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह अब आपने जहाँ पे SHH और होक्स डी प्रोटीन होगी वो पोस्टीरियर और एंटीरियर एक्सिस बनेगा। जहाँ पे वॉन्ट 7-8 प्रोटीन होगी वो आपका डोर्सल और वेंट्रल साइड बनेगी। और जहाँ पे होक्स डी और FGF फैक्टर और NAG फैक्टर यहाँ पे होगा वो होगा डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड। तो ये आपने याद रखना है कि जो आपका रेटिनोइक एसिड है, रेटिनोइक एसिड जो है ये पैटर्निंग करवाता है। पैटर्निंग किसकी करवाता है? लिम्फ फॉर्मेशन में पैटर्न बनाने में हेल्प आउट करता है। हमारे पास ये जो एक्सिस हैं, एक्सिस फॉर्मेशन की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है कौन? रेटिनोइक एसिड। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स को ब्लास्टीमा में एक्टिवेट करता है और उन प्रोटीन से जो जीन्स बनते हैं, मतलब उन प्रोटीन से आगे क्या होता है कि जो एक्सिस फॉर्मेशन हो जाती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डिस्टल, प्रॉक्सिमल और वेंट्रल और डोर्सल।